इस साल क्लाइमेट चेंज ने अपनी झलक दिखा ही दी है। अभी तक गर्मियां आई नहीं है, पर कर्नाटक में वाटर क्राइसिस आ चुके हैं। डेप्यूटी सीएम ऑफ कर्नाटक डी.के. शिव कुमार ने खुद ये कहा है कि पिछले 3-4 दशक से ऐसा ड्रॉट यानी सूखा इस स्टेट ने कभी फेस नहीं किया है। हालात इतने बुरे हैं कि बर्तनों का उपयोग खाना खाने में मना कर दिया है। अननेसेसरी कहीं भी पानी को बर्बाद करने पर, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कार वॉशिंग, 5,000 तक का फाइन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से ही कर्नाटक ये ड्रॉट फेस कर रहा है? डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्यों कर्नाटक ये क्राइसिस फेस कर रहा है। वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस। पहले जान लेते हैं कि कर्नाटक में कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स ड्रॉट फेस कर रही हैं। कर्नाटका इंडिया की वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट होने के साथ साथ सेकेंड ड्रॉट प्रोन स्टेट भी है आफ्टर राजस्थान, और कर्नाटका हर एक दशक में एक ना एक ड्रॉट फेस करता ही है। कर्नाटक में 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें 240 तालुकास हैं एंड इन तालुकास में से 161 तालुकास को ड्रॉट हिट डिक्लेयर किया गया है बाय एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ। यह डिक्लेरेशन सितंबर 2023 में की गई। इन टोटल डिस्ट्रिक्ट में से जो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसे आईटी हब एंड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, साथ में इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता था, वो भी आज वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है। चलिए अब जानते हैं कि कर्नाटका क्यों आज ड्रॉट फेस कर रहा है। यहाँ पर वाटर क्राइसिस के 3 रीजंस हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज और इसके साथ साथ 2 रीजंस हैं, चेंजिंग इन रेनफॉल पैटर्न एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज। जो पहला रीजन है क्लाइमेट चेंज, अकॉर्डिंग टू इंडिया टुडेज डेटा इंटेलिजेंस, लास्ट 42 सालों में बेंगलुरु का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है, यानी कि रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर भी बढ़ गया है। इसीलिए बेंगलुरु समर्स में ड्रॉट फेस करता है एंड मॉनसून में फ्लड्स। अब जो सेकंड रीजन है चेंजिंग पैटर्न इन रेनफॉल, अकॉर्डिंग टू कर्नाटका एनुअल रेनफॉल रिपोर्ट, कर्नाटका का नॉर्मल एनुअल रेनफॉल 1153 mm है। अगर इसे कर्नाटका का 100% रेनफॉल मान लिया जाए तो इसमें 10% प्री मॉनसून सीजन एंड 74% साउथ वेस्ट मॉनसून एंड 16% नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। पर 2023 में प्री मॉनसून का 2% डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि प्री मॉनसून में 2% से कमी आई है। साथ में साउथ वेस्ट मॉनसून में 25% एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून 38% डेफिशिएंट रिकॉर्ड किया गया है फ्रॉम नॉर्मल रेनफॉल। कर्नाटक की वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट उडुपी रिसीव करती है हाईएस्ट रेनफॉल 4535 mm एंड कर्नाटक की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट रिसीव करती है लेस रेनफॉल 540 mm। बट इस साल 2023 में पूरी स्टेट ने रिसीव की है 872 mm रेनफॉल एज अगेंस्ट दी नॉर्मल एनुअल रेनफॉल 1153 mm। कर्नाटक की टोटल 31 डिस्ट्रिक्ट में से 12 डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल नॉर्मल रिकॉर्ड की गई है, व्हाइल 19 डिस्ट्रिक्ट में डेफिशिएंट रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। दैट मीन्स 2023 में स्टेट का टोटल रेनफॉल डेफिशिएंट 24% रहा है। हालांकि कर्नाटक स्टेट ने बीते दशकों में इससे भी ज्यादा रेनफॉल डेफिशिएंट देखा है, जैसे 1985 में 25%, 2016 में 28%, पर तब तक कर्नाटक का ग्राउंड वाटर इतना डिप्लीट नहीं हुआ था जितना कि आज है। चलिए जानते हैं अब तीसरा रीजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एनक्रोचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज। कर्नाटक की डेवलपमेंट ने इसे कंक्रीट जंगल बना दिया है। मॉडर्न बिल्डिंग्स इतनी बनी हुई है, एक्चुअली मॉडर्न बिल्डिंग्स उस प्लेस पर बनी हुई है जहां पर पहले वाटर बॉडीज हुआ करती थी। कंक्रीट जंगल रेन वाटर इनफिल्ट्रेट होने ही नहीं देता है, जिससे ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश नहीं हो पाता। कंक्रीट जंगल कर्नाटक फ्लड का एक बड़ा रीजन भी है। साथ में 80% ग्रीनरी ऑफ कर्नाटका खत्म हो चुकी है। पेड़ पौधे ग्राउंड वाटर मेंटेन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो रेनफॉल डेफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर से 2 प्रॉब्लम सामने आई है कर्नाटक में। कर्नाटक में मेन सोर्स ऑफ वाटर कावेरी रिवर है एंड ग्राउंड वाटर है। डेफिशिएंट रेनफॉल की वजह से कावेरी रिवर बेसिन रिजर्वायर का जो वाटर रिजर्व है वो डिक्रीज हुआ है, साथ में ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हुआ है।
ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर से कर्नाटक के सिवियरली ड्रॉट हिट तालुकाज में वाटर टेबल इतना नीचे जा चुका है कि 800-900 फीट खोदने पर भी हाथों में कुछ नहीं आ रहा है, वरना यहाँ पानी 150-200 फीट पर ही अवेलेबल था। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बोरवेल्स इन कर्नाटका स्टेट सूख चुके हैं। टोटल 13,900 बोरवेल्स यहाँ पर थे और इनमें से 6,900 बोरवेल्स ड्रॉट हिट है। चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन फॉर कर्नाटक स्टेट हो सकते हैं, और जो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जिसमें आज सबसे ज्यादा वाटर क्राइसिस देखने के लिए मिल रहे हैं, उसके लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है शिफ्ट फ्रॉम फ्लड इरिगेशन टू ड्रिप इरिगेशन। लगभग 80% फ्रेश वाटर की डिमांड आती है एग्रीकल्चर सेक्टर से, और इसका मेन कारण है फार्मर्स द्वारा इरिगेशन के लिए कन्वेंशनल फ्लड इरिगेशन मेथड अपनाना। फ्लड इरिगेशन मेथड का जो मेजर ड्रॉबैक है वो है इसमें होने वाले हाई लॉसेस, जैसे इवोपरेशन एंड परकोलेशन लॉसेस। इन हाई लॉसेस के कारण जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकल कर आती है वो भी लगभग 30 से 40% ही आती है, यानी लगभग 60% वाटर जो फील्ड में अप्लाई किया जा रहा है उसका लॉस हो रहा है। तो अगर हमें इस वाटर क्राइसिस को खत्म करना है, यानी कि हमें हमारे फार्मर्स को इन कन्वेंशनल मेथड्स को छोड़ना होगा और नए मेथड्स जैसे ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन की ओर स्विच करना होगा। ड्रिप इरिगेशन में बेसिकली हम जमीन में पाइप्स का एक नेटवर्क बिछाते हैं और इन पाइप्स में एक रेगुलर इंटरवल पर जहां जहां पर हमारी क्रॉप लगी हुई है वहां वहां पर होल कर देते हैं। इन होल्स का फायदा यह होता है कि जब भी इन पाइप से पानी फ्लो करता है तो वो डायरेक्टली इन होल्स से प्लांट्स की रूट्स पर अप्लाई हो जाता है, जिससे कि हमारे जो पहले हैवी लॉसेस एवोपरेशन एंड परकोलेशन में हो रहे थे वो अब काफी कम हो जाते हैं और हमारी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी भी लगभग 80 से 90% निकल कर आती है। एंड सेकंड सॉल्यूशन हो सकता है रिजुविनेशन ऑफ लेक्स। अगर हमें रिजुविनेशन ऑफ लेक्स का फायदा देखना है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सरक्की लेक है। 3 साल पहले सरक्की लेक को रिजुविनेट किया गया था और आज हम उसके रिजल्ट देख सकते हैं कि आज जहां पूरे बेंगलुरु में बोरवेल सूख चुके हैं, 800-900 फीट पर भी पानी नहीं मिल रहा है। आज अगर हम सरक्की लेक्स के आसपास के एरिया को देखें तो वहां ग्राउंड वाटर लेवल इतना अच्छे से रिचार्ज है कि 150-200 फीट पर ही पानी मिल जाता है और वहां का टेम्परेचर भी सराउंडिंग टेम्परेचर से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ही देखने को मिलता है। अगर हमें बेंगलुरु की ग्लोरी को वापस लाना है, रिगेन करना है, तो हमें लेक्स को रिजुविनेट करना होगा ऑन प्रायोरिटी बेसिस, ताकि रेन वाटर को लेक्स में फिल किया जा सके और स्टोर किया जा सके। थर्ड पॉसिबल सॉल्यूशन है एडॉप्शन ऑफ रेन हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म। बेंगलुरु में ऑन एवरेज जो रेनफॉल होती है वो होती है लगभग 900 से 1100 mm, जो कि काफी है 70% बेंगलोरियंस के वाटर डिमांड्स को पूरा करने के लिए। जरूरत है तो सिर्फ इस रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की। अगर हम एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएं घरों में रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए तो हम काफी पानी की बचत कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर लेवल पर भी अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन है फ्रीज ऑल इंडस्ट्रीज कमिंग टू द सिटी। अगले 2 सालों के लिए सारी बिल्डिंग एक्टिविटीज, नई इंडस्ट्रीज और जो कि शहर में खुलने वाली थी सबको 2 साल के लिए रोक देना चाहिए या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट कर देना चाहिए। इससे होगा ये कि जो बेंगलुरु पहले से ही कंक्रीट जंगल है इसमें इजाफा नहीं होगा और साथ ही कर्नाटक की दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स को भी डेवलप होने का मौका मिलेगा और वहां के यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिफ्थ सॉल्यूशन है स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। कर्नाटक की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आज रहती है बेंगलुरु सिटी में। बेंगलुरु का जितना फॉरेस्ट कवर एरिया है 8,900 एकड़, उसमें से 2,871 एकड़ लैंड एनक्रोच कर ली गई है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इसे भी रोकना होगा और जो फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ है उसे रीगेन करने पर ध्यान देना होगा। Thank you. If you like this video, do like this video and do subscribe this channel for more